Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study about second chapter of second unit of 12th biology. ठीक है, चैप्टर नेम है मोलिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ द मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है उसका जो मोलिकुलर बेस है वो क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे हैं, उसको कैसे प्रूव किया गया वो एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो रेप्लिकेशन कैसे शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एवरीथिंग अबाउट द डीएनए वी स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो व्हाट इज द डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो डीएनए हमारा क्या है, मॉलिक्यूल होता है, इसी में क्या होंगी, दो स्ट्रैंड होंगी। क्या होती हैं? दो स्ट्रैंड होती हैं। दोज आर रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर्स। ठीक है, एक दूसरे क्या होंगी, वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या करती है, रन करती हैं। ठीक है, दो स्ट्रैंड होती हैं डीएनए के अंदर, मतलब इट इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं, तो मतलब व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, तो द सब्सटेंस which stores genetic information in coded forms या कोड्स फॉर्म, जो कोड की फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता हो एंड ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन और उसको नेक्स्ट पीढ़ी में क्या कर सकता हो, ट्रांसफर कर सकता हो। तो उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो पहले तो जो प्रोटीन को क्या मानते थे, जेनेटिक मटेरियल मानते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुए तो उनके बाद डीएनए को क्या मानने लगे, जेनेटिक मटेरियल मानने लग गए थे। ठीक है, अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए। कोई भी एक किसी को हम अगर जेनेटिक मटेरियल मानेंगे तो वो किस रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। ठीक है, तो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन द एवरी सेल। फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल, प्रेजेंट इन एवरी सेल। एक तो प्रत्येक सेल में ये प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, तो इसकी जो अमाउंट है, इट्स अमाउंट विल बी सेम इन ऑल सोमेटिक सेल। अमाउंट क्या होना चाहिए, अमाउंट विल बी सेम, अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए इन ऑल सोमेटिक सेल, इन ऑल सोमेटिक सेल। जितनी भी जो हमारी जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, इसकी अमाउंट क्या होना चाहिए, विल बी सेम। ठीक है, अगर आल डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही होनी चाहिए, कोई हैप्लॉयड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल सेल आर डिप्लॉयड इन द नेचर्स, ऑल सेल आर डिप्लॉयड इन द नेचर्स बट गैमेट आर द हैप्लॉयड इन द नेचर। ठीक है, थर्ड थिंग क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए सभी सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, सोमेटिक सेल में इसकी अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड क्या होगा, इट शुड बी रिपेयर, ये खुद रिपेयर कर सकता हो। अगर ये डैमेज हो जाए तो इट हैव द कैपेबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ। ठीक है, ताकि जो कैरेक्टर्स है दे कैन बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, शुड बी रिपेयरेबल, शुड बी रिपेयरेबल। अगर डैमेज हो जाए तो ये खुद अपने आप को रिपेयर कर सकता हो। रिपेयर क्यों करे, ताकि अगर डैमेज हो गया तो वो कैरेक्टर क्या होंगे, प्रिजर्व नहीं रहेंगे। अगर ये अपने आप रिपेयर करेगा तो वो कैरेक्टर क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। तो इट शुड बी रिपेयरेबल्स। ठीक है, फोर्थ फैक्टर है इसका, इट शुड बी रेप्लिकेट देमसेल्व्स। इसके अंदर क्या होती है, रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने आप। ठीक है, इट्स शो द रेप्लिकेशन प्रोसेस, मतलब ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करना चाहिए, इसको शो करना चाहिए, तभी इसको हम क्या मानेंगे, किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी जो चीज होगी वो क्या करेगी, अपने ही दो कॉपी को बना सकती है। ठीक है, वो रेप्लिकेशन करके अपनी
एक कॉपी को और वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं, ठीक है, फोटो कॉपी में क्या करते हैं, हम किसी भी कॉपी से 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह डीएनए के अंदर भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो कि वो अपनी एक कॉपी को और मतलब ज़्यादा कॉपी भी मतलब अपनी कॉपी और बना सके। तो इट शुड बी या इट शो रेप्लिकेशन देमसेल्व्स। ठीक है, फोर्थ है इट कोज वेरिएशंस, इट मस्ट कोज वेरिएशंस। ये क्या करता हो, ये वेरिएशंस भी शो करता हो थोड़ी बहुत। ठीक है, अगर उसमें वेरिएशंस होगा तो उसी से क्या होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा। ठीक है, तो जो वेरिएशंस भी क्या होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। और नेक्स्ट होता है, तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी स्टोर इन द ट्रिपलेट कोडन। जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, ट्रिपलेट कोडन के रूप में क्या होगी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, तभी इसको हम क्या मानेंगे, जेनेटिक मटेरियल मानेंगे, कोई भी जो चीज़ होगी। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट कोडन होते हैं डीएनए के अंदर, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ये क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। तो डीएनए के अंदर होते हैं ए, जी, सी और टी। ठीक है, ए से होता है एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन और टी से थाइन। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेस पेयर्स। इनमें से क्या होगा, आपको कोई भी 3 जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं वो क्या मिलेंगे, आपको एक कोडन के रूप में मिलेंगे। जैसे आपका इसमें से हम फर्स्ट को ले लेते हैं, AGC हो गया, AC और फिर G लगा दो आप, AAG लगा दो। मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है इस तरह के जो 3 जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो एक पेयर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड्स विल बी प्रेजेंट इन 1 पेयर्स। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड है, स्पेसिफिक जो पेयर होगा, इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक प्रोटीन, जीन एंड एंजाइम्स इट कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, या किसी भी अमीनो एसिड के लिए ये कोड हो सकता है। तो ये क्या होना चाहिए, किसी भी जो कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होनी क्या होनी है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नाउ वी स्टडी वी प्रूव दैट कि दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, अदर सब्सटेंस इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे पास क्या है, देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट बाय विच वी कैन प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल्स। हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो डीएनए है वही क्या है, कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है एंड ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय ग्रिफ। किसने किया था ये, ग्रिफ ने, गिवन बाय द ग्रिफ या परफॉर्म्ड बाय द ग्रिफ। ठीक है, तो ग्रिफ ने इस एक्सपेरिमेंट को किसके ऊपर किया था, माइस के ऊपर। ठीक है, विद ए बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ग्रिफ ने इस एक्सपेरिमेंट को किसके ऊपर परफॉर्म किया था, माइस के ऊपर किया था। किसके ऊपर, चूहों के ऊपर। ठीक है, और जो उसने ही टेक ए मतलब ए विद ए बैक्टीरियम नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ग्रिफ टेक द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द माइस। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये क्या है, एक बैक्टीरियम है। ठीक है, क्या है ये, कि बैक्टीरियम, मतलब हम एक स्पेशल का नाम ले रहा हूँ तो इसलिए हम इसको बोल रहा हूँ बैक्टीरियम बोल रहा हूँ, नहीं तो हम इसको बैक्टीरिया बोलते हैं अगर होल ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीसीज उसके लिए बात करते तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरियम है, इट कोज द निमोनिया इन द मैमल्स। ये क्या करता है, इट कोज निमोनिया इन मैमल्स। ये मैमल्स में क्या करता है, निमोनिया कोज करता है। तो ग्रिफ्थ ने क्या किया था, जो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया था, इस बैक्टीरियम की 2 स्ट्रेन्स ली थी। ठीक है, एक थी उसके पास रफ स्ट्रेन और एक थी उसके पास स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, तो ही टेक द
टू स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो एक तो आपके इसके पास थी स्मूथ स्ट्रेन और सेकंड थी इसके पास रफ स्ट्रेन। जो इसकी क्या थी, स्मूथ स्ट्रेन थी, इसको हम बोलते हैं वीरुलेंट स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? वीरुलेंट। क्या बोलते हैं? वीरुलेंट। और इसको हम बोलते हैं एवीरुलेंट। ये क्या है? एवीरुलेंट और दिस वन इज द वीरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, तो जो वीरुलेंट स्ट्रेन होती है या इसको हम बोलते हैं जो स्मूथ स्ट्रेन होती है या इसको हम बोलते हैं हम एस स्ट्रेन भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस स्ट्रेन। ठीक है, इट इज नेचर में क्या होती है? इट इज पैथोजेनिक इन द नेचर। ये नेचर में कैसे होती है? इट इज पैथोजेनिक, मतलब इट कोज द डिजीज। ये क्या करती है? डिजीज करती है। पैथोजेनिक इन नेचर, इट कोज द डिजीज। बट द रफ स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं एविरुलेंट। ठीक है, दैट डज नॉट कोज डिजीज इन द मैमल्स। जो मैमल्स में क्या है? डिजीज कोज नहीं करती, वो हमारी होती है रफ स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज ए आर स्ट्रेन। ऑल्सो कॉल्ड एज ए आर स्ट्रेन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्रिफ्थ ना, उस ग्रिफ्थ ने क्या किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की ये 2 स्ट्रेन ली थी और इनको क्या किया था? ट्रांसफर किया था माइस के अंदर। और उसने देखा था कि जो ये जो स्ट्रेन अगर हम माइस को देते हैं तो उसका माइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसने इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया था, वो हम देखते हैं अभी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने क्या किया? जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें ग्रिफ्थ ने क्या किया? उसने ले लिया स्मूथ स्ट्रेन को लिया और स्मूथ स्ट्रेन को उसने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया इनटू द माइस। किसमें? माइस के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। जो स्मूथ स्ट्रेन किसकी है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसकी स्मूथ स्ट्रेन को लिया और उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? माइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इसने स्मूथ स्ट्रेन को माइस के अंदर ट्रांसफर किया, इट कोज द डिजीज इनटू द माइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा? माइस क्या होगा? डेड हो गया, वो मर गया। ठीक है, इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट ही टेक द, मैं यहां पे आर लिख रहा हूं स्पेशल, आर स्ट्रेन। ही टेक द आर स्ट्रेन्स एंड गिव ट्रांसफर टू द माइस। जैसे इसने माइस में मतलब ट्रांसफर किया रफ स्ट्रेन को, बिकॉज इट डज नॉट कोज द डिजीज, तो डिजीज कोज नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो माइस क्या होगा? सर्वाइव कर गया। माइस ने क्या किया? सर्वाइव, मतलब वो लाइव रहा, जिंदा रहा। ठीक है, बट इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट ही हीट द स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन को इसने क्या कर दिया? हीट किल्ड कर दिया। हीट करके जो उसके अंदर जो चीज थी उसको क्या कर दिया? जो मटेरियल था उसको, मतलब जो लिविंग थिंग थी उसको क्या कर दिया? एक तरह से डेड कंटेंट बना दिया। ठीक है, तो उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो उसने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन और उसको फिर क्या कर दिया? ट्रांसफर किया किसके अंदर? माइस के अंदर। माइस अब भी क्या कर गया? सर्वाइव कर गया। क्या कर गया? सर्वाइव। ठीक है, वो लाइव रहा। बट इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट ही टेक हीट किल्ड प्लस रफ स्ट्रेन, दोनों को मिला के ट्रांसफर किया माइस के अंदर। उसका रिजल्ट देखता भाई क्या रिजल्ट आता है। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया? दो स्ट्रेन ले ली, हीट किल्ड और स्मूथ स्ट्रेन प्लस हमारी क्या थी? रफ स्ट्रेन थी, इसको बोलते हैं आर स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन को मिला लिया और इसको फिर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? माइस के अंदर। किस में ट्रांसफर कर दिया? इसको माइस में ट्रांसफर कर दिया। और माइस में जैसे ट्रांसफर किया तो माइस क्या कर गया? डेड हो गया, वो मर गया। इट हैज बीन डाइड। ठीक है, अब इसमें इसने क्या देखा कि जैसे इसने क्या था? रफ स्ट्रेन को दिया था, अकेला सर्वाइव कर गया। इसने स्मूथ को अकेला दिया, डेड हो गया था। और जैसे इसने स्मूथ को क्या किया?
हीट किल्ड कर दिया, तब भी माइस क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, देखो स्मूथ ने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया है। जैसे ही इसने क्या किया, देखो हीट किल्ड ने भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं शो किया था, लेकिन जैसे इसने रफ स्टेन को मिला के, रफ स्टेन के साथ मिला के हीट किल्ड को दिया, तो इट ट्रांसफर इट्स कैरेक्टर्स, मतलब इसने अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे डीएनए के साथ मिलके या दूसरी स्ट्रेन के साथ मिलके, जिसके कारण जो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, उसकी डेथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी एक स्ट्रेन के अंदर हम कोई भी एलियन डीएनए मिलाकर अगर उसके कैरेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो बाय एडिंग ए एलियन डीएनए टू ए स्ट्रेन वी कैन ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर्स, हम उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, हम उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज ऑफ वन स्ट्रेन बाय एडिंग एलियन डीएनए, किसी भी एक स्ट्रेन को चेंज करना, कैसे क्या करके, उसके अंदर एलियन डीएनए को डाल के या किसी भी आउटर डीएनए को डालना। ठीक है, तो ये इज कॉल्ड एज ए ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसने क्या किया, किसी भी एक एलियन डीएनए को डालकर हम उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज कर दिया मतलब हम उसको क्या कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, इनएक्टिव फॉर्म था, और इनएक्टिव फॉर्म होने के कारण जो माइस ने क्या किया, सर्वाइव किया। अब इस इनएक्टिव फॉर्म को हमने क्या कर दिया, इस जो अपनी जो लाइव जो स्ट्रेन थी, रफ स्ट्रेन थी लाइव, दैट डज नॉट कॉज डिजीज। अब इस लाइव स्ट्रेन ने क्या किया, इस हीट किल्ड की स्ट्रेन को क्या कर दिया, एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब इसको एक्टिव फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हीट किल्ड में हमने कोई भी एक आउटर स्ट्रेन डाली, जिससे वह क्या हो गया, वो एक्टिव हो गई, और जिसके कारण क्या हो, उसके कैरेक्टर क्या हो, उसके अंदर ट्रांसफर हो गए माइस के अंदर, और इट कॉज डिजीज एंड डेड। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ द वन स्ट्रेन बाय एडिंग द एलियन डीएनए इज कॉल्ड एज ए ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ग्रिफ जो हमारे साइंटिस्ट थे, तो ये डज नॉट एक्सप्लेन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द डीएनए, कि ये नहीं बता पाए कि जो डीएनए ही है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वही क्या करता है, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशंस। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की क्या थी, एक ड्रॉबैक थी। क्या ड्रॉबैक थी इसकी, कि जो ग्रिफ है, ही डज नॉट एक्सप्लेन द या ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द डीएनए, कि ये जो डीएनए है ये कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करता कैसे है, या वो डीएनए ही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो जो था ये प्रूव नहीं हुआ था कि जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक हम क्या मानते थे कि जो प्रोटीन है वही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसी वर्क को आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, दिस वर्क या ग्रिफ वर्क या ग्रिफ एक्सपेरिमेंट फर्दर एक्सटेंडेड by Avery, मैक्लॉयड और MC कार्टी। तो दीज आर द थ्री साइंटिस्ट, दे प्रूव द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ग्रिफ एक्सपेरिमेंट। ये जो आगे फिर इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म किया, और उन्होंने जो बायोकेमिकल नेचर थी इसकी, जो ग्रिफ एक्सपेरिमेंट की, उसको इन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, कैसे प्रूव किया था वो अब हम देखते हैं।
ठीक है। अब जो तीनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाई द बायोकेमिकल्स ऑफ द स्मूथ डीएनए, जो सॉरी स्मूथ जो स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, उसकी जो डीएनए था, प्रोटीन था और जो आरएनए था, उसको क्या किया, अलग कर लिया। ठीक है, तो दे प्यूरिफाई द, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाई द बायोकेमिकल from strain of bacterium। ठीक है, जो बायोकेमिकल समझ गया उन्होंने, इसमें से क्या किया, डीएनए को अलग किया, आरएनए को अलग किया था और प्रोटीन को क्या किया था, अलग कर लिया था। तीनों चीजों को क्या कर लिया उन्होंने, अलग अलग कर लिया था बाय द बायोकेमिकल्स मेथड के द्वारा, बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन के द्वारा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डीएनए को प्रूव करने के लिए तो जो ये स्ट्रेन डालते रहे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को टेस्ट करने वाले एंजाइम भी उसमें क्या करते, ऐड करते रहे। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी सेम शो किया था कि इन्होंने देखा कि इन्होंने जो हमारी रफ सेल की जो स्ट्रेन है, रफ सेल से जो रफ स्ट्रेन थी उसकी जो सेल है वो प्लस हीट कील्ड एस्ट्रेन, ये माइस को ट्रांसफर की गई तो कैरेक्टर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो दीज बोथ स्ट्रेन्स शो द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम क्या करते हैं, आर स्ट्रेन को और हीट कील्ड को क्या करते हैं, दोनों स्ट्रेन को मिलाकर देते हैं, तो इससे क्या होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो दीज बोथ स्ट्रेन्स शो द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बट इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट दे टेक द रफ स्ट्रेन सेल प्लस हीट कील्ड एस्ट्रेन, मैं एच के लिख रहा हूं, हीट कील्ड एस्ट्रेन प्लस यहां पे एंजाइम डाल दिया उन्होंने, डीएनएज, एंजाइम डाल दिया डीएनएज। अब उसके बाद ये देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है, अब अगर आप ये दोनों स्ट्रेन मिलाओगे आपस में और उसको माइस में ट्रांसफर करोगे तो माइस के अंदर इसके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, फिर एक टेस्ट ट्यूब में दोनों स्ट्रेन ले ली, उसमें क्या डाल दिया आपने, डीएनए एंजाइम डाल दिया। अब डीएनए एंजाइम क्या करेगा, इस स्ट्रेन में से जो डीएनए है उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अगर डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को तोड़ देगा। डीएनए ही टूट गया तो उसके बाद अगर आप इस स्ट्रेन के मिक्सचर को अगर किसी भी माइस में ट्रांसफर करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि डीएनए ही क्या करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। डीएनए में इस एंजाइम ने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, और डीएनए इस एंजाइम में डाइजेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नहीं होगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दे टेक द टू स्ट्रेन्स, आर सेल स्ट्रेन, रफ सेल स्ट्रेन प्लस हीट कील्ड एस्ट्रेन प्लस एंजाइम ले लिया, यहां पर इन्होंने प्रोटीएज, कौन सा एंजाइम ले लिया, प्रोटीएज, एंड देन ट्रांसफर टू द माइस। दिस स्ट्रेन शो द ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्ट्रेन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन को शो किया, तो इट शो द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हमने क्या किया था, आपके पास रफ सेल था और जो स्ट्रेन, जो स्मूथ स्ट्रेन की जो सेल थी या स्मूथ स्ट्रेन था आपके पास, दोनों स्ट्रेन को लिया। ठीक है, दोनों स्ट्रेन के मिक्सचर को हमने क्या किया, ट्रीट किया किसके साथ, प्रोटीज एंजाइम के साथ। अब प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रेन में से क्या करेगा, केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। क्या किसको डाइजेस्ट करेगा, वो सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ेगा। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, बाकी तो जो डीएनए है, जो आरएनए है, वो तो सब बच गया ना इसके अंदर। अब इसके अंदर डीएनए बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डीएनए ने क्या किया, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा कि जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस होंगे एंड कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला आपको, आपने रफ स्ट्रेन ले लिया, स्मूथ स्ट्रेन लिया है, दोनों स्ट्रेन को क्या कर दिया, आपने डाइजेस्ट करवाना, किससे, प्रोटीज एंजाइम से। इन दोनों स्ट्रेन में से प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा,
बाकी मेटल क्या बच जाएगा, ऐसे का एज इट इज उसमें क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। अब बाकी मेटल्स में क्या बच गया, डीएनए और आरएनए बच गया। अब डीएनए क्या है, मेन चीज है, डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस स्ट्रेन को प्रोटीज एंजाइम में से डाइजेस्ट करवाने के बाद भी अगर आप इस स्ट्रेन को किसी माइस को दोगे तो ये क्या करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगी। क्या शो करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, आर सेल प्लस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और प्लस डाल दिया उन्होंने आरएनएज एंजाइम। कौन डाला है यहाँ पे, आरएनएज एंजाइम। अब आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, सिर्फ आरएनए को ही क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है। तो आरएनए को तोड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए तो बच गया ना, तो उसके कारण भी क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन शो होगी। ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर भी तो उसी तरह से अगर आप क्या करोगे, इन्होंने फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में किया था, अकेला आर सेल को क्या किया, इंजेक्ट किया किसी माइस के अंदर, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं हुई थी। अब आप ये देखो, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, डीएनए को तोड़ा था। किसको तोड़ दिया था, डीएनए को। और डीएनए को तोड़ने के कारण मतलब यहाँ पे आपने क्या तोड़ा, यहाँ पे आपने तोड़ा प्रोटीन को, तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। यहाँ पे तोड़ा आपने आरएनए को, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुई। आपने यहाँ पर डीएनए एंजाइम डाला और डीएनए एंजाइम के डालने से जो डीएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और डीएनए के डाइजेस्ट होने से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो ट्रांसफॉर्मेशन ना होने का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है वही क्या करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशंस। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, जब डीएनए ऑफ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, डीएनए ऑफ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन व्हेन मिक्स्ड विद द रफ स्ट्रेन, व्हेन मिक्स्ड विद द रफ स्ट्रेन्स इट शो इट्स कैरेक्टर्स। ठीक है। तभी ये क्या करेगा, इट्स सो एबल टू शो ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन वी मिक्स द heat kill strain DNA with the rough strain, then it is able to show transformations। तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करेगा, नहीं तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है। अब आपने एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा हमें ये पता लगा कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मेटेरियल है। ये प्रूव किया था किसने, एवेरी, मैकलॉयड और एमसी कार्टी। ठीक है। जो तीन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया था कि जो डीएनए वो क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है। नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसका नेम है हमारा बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। क्या है, बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, व्हेन ए वायरस अटैक ऑन द बैक्टीरिया, जब किसी वायरस ने किसी बैक्टीरिया पे अटैक कर दिया। अब बैक्टीरिया के कैरेक्टर में क्या होगा, मतलब चेंजेस होंगे, तो उससे जो चीज़ पैदा होती है, जो न्यू वायरस बैक्टीरिया पैदा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। अब मान लिया आपके पास क्या ये वायरस है, ये आपने मान लिया कोई भी बैक्टीरिया है, इस वायरस ने अपने जीन को, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया इस बैक्टीरिया के अंदर। जब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरियोफाज क्या होगा, पैदा होगा। इससे क्या पैदा होगा, बैक्टीरियोफाज। When it show the multiplication या it show the reproduction, it produce the bacteriophage, because this bacterium क्या है, वायरस के और बैक्टीरिया के दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, मिक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट था, तो दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस।
मार्था चेस और द अल्फ्रेड और हार्से था, इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट शो किया था इन 1952 के अंदर, और उस एक्सपेरिमेंट का नेम है बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन इकोलाई बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफाज T2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इकोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया गया था विद द हेल्प ऑफ T2 बैक्टीरियोफाज। जो T2 बैक्टीरियोफाज है उसके साथ क्या किया था उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट को शो किया था। ठीक है, अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेस। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें 3 स्टेज आएंगे आपको। सबसे पहले आएगा इन्फेक्शन स्टेज आएगा, और जो सेकंड है उसमें आता है आपका ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, और थर्ड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका इन्फेक्शन। देयर आर 3 स्टेज इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन्फेक्शन, सेकंड है ब्लेंडिंग, एंड थर्ड इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन कोज करवाएंगे किसके साथ, बैक्टीरियोफाज के साथ, किसके ऊपर, इकोलाई के, मतलब बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा किसके ऊपर, इकोलाई के ऊपर। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज होता है, इसमें एक तो होता है प्रोटीन कोट होता है, एक होता है डीएनए कोट होता है। एक तो क्या होता है प्रोटीन कोट, एक होता है डीएनए। इस तरह से इसमें 6 स्पाइक्स होती हैं इसकी। ठीक है, ये इसका प्रोटीन कोट है। जो हेड होता है इट इज मेड ऑफ द प्रोटीन कोट, और इसके प्रोटीन कोट के बीच में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका क्या होता है, इसका डीएनए क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफाज T2 को ग्रो करवाया एक कल्चर मीडियम में। किसमें करवाया, कल्चर मीडियम में। मतलब कुछ तो 2 डिफरेंट टाइप के क्या थे, कल्चर मीडियम थे। उसमें कुछ बैक्टीरियोफाज को उसमें डाल दिया और कुछ बैक्टीरियोफाज को सेकंड में डाल दिया। जो एक कल्चर मीडियम था उसमें क्या था, सल्फर 35 था, और जो सेकंड था हमारा उसमें था फॉस्फोरस 32। क्या था, फॉस्फोरस, सेकंड था फॉस्फोरस 32। ठीक है, तो ये 2 चीज थी आपके उनके कल्चर मीडियम के अंदर, जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज क्या था, ग्रो करवाया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, कुछ वायरस को कुछ बैक्टीरियोफाज को इसमें डाल दिया और कुछ बैक्टीरियोफाज को इसमें डाल दिया। तो जिस बैक्टीरियोफाज को यहाँ किसमें डाला था, सल्फर के अंदर डाला था। तो जो सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। जिस बैक्टीरिया को सल्फर 35 के कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया था, तो उसके वो क्या होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन कोड को क्या करेगा, लेबल करेगा। क्योंकि जो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो रेडियो आइसोटोप है किसके ऊपर जाकर लगेगा, सिर्फ किस पे अटैच हो सकता है, सिर्फ ये प्रोटीन कोड के ऊपर, उसके हेड के ऊपर अटैच हो सकता है। ठीक है, मैंने ये बताया इसके अंदर साइंटिस्ट ने 2 डिफरेंट कल्चर ले लिए। एक कल्चर में डाल दिया इसने रेडियोएक्टिव सल्फर 35, दूसरे कल्चर में डाल दिया फॉस्फोरस 32, दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें भी क्या कुछ बैक्टीरियोफाज डाल दिए, इसमें क्या कुछ बैक्टीरियोफाज डाल दिए ताकि वो उसके अंदर ग्रो करें। अब इसमें जितने भी बैक्टीरियोफाज डाले थे, तो ये जो सल्फर 35 था ये कहाँ पर अटैच हुआ, केवल उसके कोट के ऊपर। क्योंकि जो सल्फर है, ये जो एलिमेंट है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी के अंदर उसकी क्या होती है, उसकी बॉन्डिंग हो सकती है। इसलिए जो सल्फर है 35 है, इसकी बॉन्डिंग कहाँ पर हुई थी, प्रोटीन कोट से हुई थी। कहाँ पे हुई थी, प्रोटीन कोट पे हुई थी। सेकंड हमारा क्या है, फॉस्फोरस 32 है। क्या है, फॉस्फोरस 32। तो जो फॉस्फोरस है, इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए में, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होने के कारण, तो फॉस्फोरस जो मॉलिक्यूल था या रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल था, इट अटैच ओनली टू द डीएनए पार्टिकल ऑफ द, या डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गए, 2 तरह के बैक्टीरियोफाज हो गए। एक में आपने केवल लेबल किया है जिसके ऊपर क्या है, केवल
सल्फर 35 है, और सेकंड के ऊपर क्या है आपके पास, क्या है, फॉस्फोरस 32 है। ठीक है, दो तरह के बैक्टीरियो फाज है, एक को आपने कोट किया किसके साथ, सल्फर 35 के साथ, और सेकंड को आपने कोट किया है फॉस्फोरस 32 के पास, उसके साथ। ठीक है, अब मान लिया आपके पास, चलो इसको रब करते हैं, और अब हम देखते हैं इन्फेक्शन स्टेज। अब ऊपर बताऊंगा आपको ये चीज। अब मान लिया आपके पास क्या है, ये एक बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, लगा हुआ है आपका सल्फर 35। क्या लगा हुआ है, सल्फर 35, मतलब कहां पे लगा होगा वो, S35। कहां पर, उसके प्रोटीन कोट के ऊपर। कहां पे लगा होता है, प्रोटीन कोट के ऊपर। ऑन द प्रोटीन कोट 30 सल्फर 35 आर प्रेजेंट। डीएनए का क्या है, इनसाइड में। अब सेकंड बैक्टीरियोफाज था, मैंने आपको बताया था कि उसका जो डीएनए है इट इज लेवल विद द फॉस्फोरस 32, क्योंकि जो फॉस्फोरस है इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए, और जो मॉलिक्यूल जहां प्रेजेंट होगा वो उसी तरह से वहां पे क्या होगा, लेबल होगा। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या, जो डीएनए है, डीएनए पे क्या है, फॉस्फोरस 32, ये कहां पर प्रेजेंट है, इसके डीएनए के ऊपर क्या होता है, अटैच होता है उसका जो ये फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन स्टेज को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, अब ये जो दोनों बैक्टीरियोफाज है इनका हम अटैक करवाते हैं किसके ऊपर, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर करवाएंगे, इसीरिया कोलाई या इकोलाई बैक्टीरिया क्या करेंगे, अफेक्ट करवाएंगे। अब मान लिया आपके पास क्या है, ये एक क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपके पास ये। ठीक है, एक ये हो गया इकोलाई बैक्टीरिया। तो जैसे ही क्या होता है, डीएनए ऑफ द इकोलाई, जैसे ही दिस बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट द इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद अगर आप इसके कैरेक्टर्स को देखोगे तो आपको क्या लगता है, जैसे ही इसने इन्फेक्शन शो किया, अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन शो करते ही क्या करेगा, अपने डीएनए को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा इस बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसने क्या किया, इन्फेक्शन शो किया, तो इट आल्सो ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू द इकोलाई। किसमें ट्रांसफर करेगा, इकोलाई के अंदर। आफ्टर दैट दिस बैक्टीरिया को आप क्या कराओगे, ग्रो करोगे किसी एक कल्चर मीडियम के अंदर। ठीक है, अगर आप वहां पर इसकी जो जनरेशन के अंदर देखोगे तो आपको यहां पर इस बैक्टीरिया की जो जनरेशन होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ सल्फर 35 मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फर 35 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसफर क्या हुआ है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, डीएनए, नॉट प्रोटीन कोट, नॉट ए प्रोटीन कोट। इसमें आपको डीएनए मिलेगा, डीएनए का लेबल क्या होगा, फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 क्या होगा, लेबल होगा। ठीक है, इसमें डीएनए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कोई बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन शो करेगा तो ये अपने डीएनए को ट्रांसफर करता है। डीएनए के ऊपर क्या है, सल्फर 35% है ही नहीं। सल्फर 35 किसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, और प्रोटीन क्या है, आगे ट्रांसफर होता ही नहीं। अगर आगे ट्रांसफर नहीं होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी तो वो क्या होगी, विदाउट S35 पैदा होगी, विदाउट S35। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में आपको सल्फर 35 नहीं मिलेगा, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट में आप इसमें अगर आप देखोगे, जैसे ही जो इकोलाई बैक्टीरिया अगर ये ग्रोथ शो करता है, इट प्रोड्यूस 2 बैक्टीरिया, अनदर 2 बैक्टीरिया या 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही तो इसके डीएनए में आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस 32 क्या है देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉस्फोरस 32। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए को हमने किसको लेबल किया था, डीएनए को। और डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, मतलब वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा। तो जिससे क्या होगा, जैसे इसकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी तो वहां पे भी क्या होगा, जो फॉस्फोरस 32 क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब क्या हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर क्या हुआ, डीएनए ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है, डीएनए। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं दे ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ द डीएनए, नॉट द आरएनए। और इसमें क्या था, जैसे इन्फेक्शन कोज किया था, जो प्रोटीन कोट है ये तो क्या है, एंटर ही नहीं करेगी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो
बैक्टीरिया में अगर एंटर नहीं करेगी तो उससे क्या होगा, जितना भी जो प्रोटीन है वो क्या रहेगा, प्रोटीन कोट जो अपना जो सल्फर 35 वो क्या रहेगा, आउटसाइड द बैक्टीरिया रहेगा, और वो क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। और ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ये तो इन्फेक्शन करवा दिया हमने, इन्फेक्शन करवा दिया, इन्फेक्शन से क्या हुआ, यहाँ पे भी डीएनए ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेडियोएक्टिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रेडियोएक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग करना। ठीक है, जैसे ही हम मिक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, तो मिक्सिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, मिक्सिंग का कारण क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज को और बैक्टीरियल सेल को क्या करना, अलग अलग करना। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को और क्या करेंगे, जो प्रोटीन कोट को, जो अपना बैक्टीरियोफाज है और बैक्टीरियल सेल को क्या करेंगे, डिफेंड करना, उसको सही करके उसको हिला के। ठीक है, ताकि दोनों क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे ही अलग हो जाएंगे, मान लीजिए अलग हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जैसे ही इस मिक्सर को हम क्या कर दिया, किसी सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के अंदर डालेंगे ना, तो प्रोटीन इज प्रोटीन इज लाइटर इन द नेचर। तो प्रोटीन नेचर में क्या होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, तो वो क्या मिलेगा आपको, दे आर प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, जो सुपरनेटेंट होगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, क्या है, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, तो इट इज हैवी इन द नेचर और इट इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स। तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि एक तरह से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, ये मान लो आपको फॉस्फोरस 32 आपको कहाँ मिलेगा, उसके पैलेट के अंदर या उसके मतलब बॉटम ऑफ द मतलब क्या था, बॉटम ऑफ द ट्यूब। ठीक है, अब जो सुपरनेटेंट था, मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है। जितना प्रोटीन आपने प्रोटीन कोट पे लेबल किया था, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट। ठीक है, वो क्या किसमें प्रेजेंट है, वो सुपरनेटेंट में क्या है, प्रेजेंट है। जितना प्रोटीन आपने डाला था कल्चर मीडियम के अंदर, या जितना आपने बैक्टीरियोफाज के कोट पे डाला था ना, वो सारा यहाँ पे प्रेजेंट है। सारा यहाँ पे प्रेजेंट है। उसका मतलब क्या हुआ, भाई कोई भी जो प्रोटीन का पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं हुआ अगली जनरेशन के अंदर। अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ ट्रांसफर ही नहीं हो सकती तो वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, ये प्रूव किया था कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए के हेल्प से ही हम कैरेक्टर्स को एक जनरेशन टू या वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था। ठीक है, वाई डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए। जो हम डीएनए है उसको हम वाई डीएनए इज बेटर जेनेटिकल मटेरियल देन आरएनए। ठीक है, हम डीएनए को आरएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है वैसे एक बार। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हम जो डीएनए इसको हम बेटर क्यों मानते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज इन द डीएनए। डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन इन द आरएनए शुगर कौन सी प्रेजेंट होगी, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द आरएनए। ठीक है, तो जो डीऑक्सीराइबोज है, कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होगी हमारी, तो इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव देन द राइबोज शुगर। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या होती है हमारी, मोर रिएक्टिव शुगर देन दिस। तो जो चीज लेस रिएक्टिव होगी वो उतनी ही क्या होगी, स्टेबल होगी। जो चीज जितनी रिएक्टिव होती है वो उतनी ही क्या होती है, अनस्टेबल होती है।
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर इन द डीएनए इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डीएनए। क्या करती है इसको, ये स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से ये आप इसको ये मान सकते हो, ये शुगर क्या होती है, रिड्यूस हो चुकी होती है। इस शुगर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द दिस। इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण ये क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होती है, और ये क्या होती है, कम एक्टिव होती है। तो इसलिए ये चीज किसके अंदर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर है, और ये किसके अंदर है, आरएनए के अंदर। अब आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होने के कारण जो कि क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, राइबोज से, तो इसको ये क्या करेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए हम डीएनए को बेटर जेनेटिक मटेरियल मानते हैं देन द आरएनए। ठीक है, फर्स्ट रीजन था ये। सेकंड रीजन क्या है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। कैसा है ये, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। कैसा है ये, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो हमारा आरएनए होता है इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके अंदर केवल एक ही स्ट्रैंड होती है। इसमें दो स्ट्रैंड होने के कारण, डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होने के कारण इसके जो बेस पेयर हैं दे आर नॉट एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज नहीं होते, और एक्सपोज ना होने के कारण ये क्या होता है, एक तरह से अनरिएक्टिव हो जाएगा नेचर के अंदर, ताकि उसके अंदर कोई मतलब ये मान सकते हो आप कि उसके ऊपर कोई जो एक्स्ट्रा बेस पेयर है दे कैन नॉट अटैच, उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकते इजीली। ठीक है, जब तक इसकी अनवाइंडिंग नहीं होगी या एप्लीकेशन शो नहीं करेगा तब तक उसके ऊपर कोई भी अदर जो अनवांटेड जो बेस पेयर है वो अटैच नहीं हो सकता। लेकिन जो आरएनए होता है इसके जो बेस पेयर होते हैं दे आर एक्सपोज्ड, वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। मतलब इसके अंदर कोई भी क्या हुआ, बेस पेयर आकर चिपक सकता है, अटैच हो सकता है, और जैसे अटैच हो गया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये मतलब क्या होगा, लेस स्टेबल होगा देन द डीएनए। ठीक है, ये क्या होता है, लेस स्टेबल देन द डीएनए। तो डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल, और डीऑक्सीराइबोज शुगर आल्सो मोर स्टेबल। तो ड्यू टू दीज टू रीजंस डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए, देन द आरएनए। ठीक है, एक होता है डीनेचुरेशन और एक होता है रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन और द रीनेचुरेशन। डीनेचर का मतलब होता है ब्रेकआउट होना, तोड़ना। क्या होता है इसका मतलब, ब्रेकआउट होना या तोड़ना। व्हेन वी एक्सपोज द डीएनए, व्हेन वी एक्सपोज द डीएनए टू द हाई टेम्परेचर या कंसंट्रेटेड एसिड से या किसी भी एक अल्कली से हम अगर ट्रीट करते हैं, एक्सपोज करते हैं डीएनए को, तो जो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर या उसकी रिएक्शन के कारण क्या हो जाएगा, एसिड बेस के रिएक्शन के कारण, तो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द टू स्ट्रैंड। जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होती है, जो बेस पेयर होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब मान ले क्या है, ठीक है मैं इतना ही बनाऊंगा। अब बेटा देखो यहां पर क्या है, ए, ये मान लिया टी मान लिया, ये मान लिया जी, और ये मान लिया हमने सी मान लिया। ठीक है, ए टी में डबल बॉन्डिंग होती है और इसमें क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अब ये हमारे क्या है, ए और टी क्या है, हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर। इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, हमारा एच बॉन्ड है। ये क्या है, ये एच बॉन्ड, और ये भी क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, एच बॉन्ड है। जैसे ही आप क्या करोगे, दिस डीएनए सब्जेक्ट टू द हाई टेम्परेचर, तो जैसे आप इसको हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने से इसकी जो स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अनवाइंड हो जाएंगे, वो खुल जाएगी। ठीक है, इफ वी ट्रीट द डीएनए विद द हाई टेम्परेचर एसिड और बेस, तो बिटवीन द बेस पेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट दैट ब्रेक आउट एंड द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड टेक्स प्लेस। अब मान लिया क्या, ये स्ट्रैंड टूट गई, अब ऊपर से तो ऐसे था नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऐसे हो जाएगी। ये एक तरह से क्या है, डी नेचर डीएनए। ये क्या होगा आपका डी नेचर, ये क्या था, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर था। ठीक है, ये क्या आपका डी नेचर। अगर आपने क्या किया, जैसे ही जो डी नेचर डीएनए था उसको आपने इंक्यूबेट कर दिया एट द लो टेम्परेचर, कैसे, किसके ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर। अगर जो डी नेचर डीएनए है, अगर आपको उसी टाइम पे उसको लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हो, लो टेम्परेचर पे उसको रखते हो, तो इट गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर क्या होगा, उसको गेन कर लेगा। ठीक है, तो इट कैन गेन इट्स द ओरिजिनल पोजीशन और इट इज कॉल्ड एज ए रीनेचुरेशन डीएनए, जिसकी क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाए, उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया है डीएनए क्या होता है, इसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं। आज हमने प्रूव भी कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि भी जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल, उसको हम इसलिए मानते हैं, उसके कारण क्या होता है, ट्रांसफर कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो आपका आज का नाउ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। The chemical structure of DNA is given by, chemical structure of DNA was given by the P.A. Levin. P.A. Levin, तो P.A. Levin ने ये बताया था जो DNA है उसके अंदर जिसके जो मेन कंपोनेंट क्या क्या है, उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, कौन सा कंपोनेंट किससे जुड़ा होता है, किस पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो अबाउट दिस द डीएनए स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन बाय द P.A. Levin। किसने दिया था, P.A. Levin। ठीक है, तो डीएनए मोलिक्यूल इज ए, DNA is a long molecule, DNA is a long molecule of double chain of nucleotide unit which are twisted around a common axis, which are twisted around a common axis to form a right-handed helix, एक राइट हैंडेड हेलिक्स बनाने के लिए जो डीएनए की जो दोनों चेंज होती हैं दे ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई होती है, एक कॉमन एक्सिस के चारों क्या होती है, वो घूमती है, मतलब अराउंड उसके चारों में करती है, वो चक्कर लगाती, सर्कल बनाती है एक तरह से। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं दीज आर बेसिकली हैव 3 पार्ट्स। जो न्यूक्लियोटाइड पार्ट होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो पार्ट होगा डीएनए का, इसमें 3 चीज होती हैं। इसमें एक तो होता है हमारा शुगर, सेकंड होगा नाइट्रोजन बेस, और थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप। तो जो शुगर होती है डीएनए का, कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या करती है, या डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या करेगी, मेन द जो एंड द फॉस्फेट आदि ज्यादा मेन कंपोनेंट ऑफ द या फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए जो हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इट इज ए पेंटोज शुगर। कौन शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, जिसमें 5 रिंग की मेंबर, जो 5 मेंबर रिंग होती है। तो इसके इस पोजीशन पे क्या होते हैं, इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दिस इज द कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5। तो 5 कार्बन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर इसको हम बोलते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस हैं, तो डीएनए के अंदर जो 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है हमारा पायरीमिडीन। प्यूरिन और सेकंड होता है पायरीमिडीन। जो प्यूरिन होते हैं ये होते हैं A+G, A और G मान लो है, और ये होते हैं T और C। A होता है एडेनिन, G होता है ग्वानिन, T होता है थायमिन और C होता है साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन्स। तो दीज आर द प्यूरिन एंड दीज आर द पायरीमिडीन। जो प्यूरिन जो बेस पेयर होते हैं, इट इज ए 9 मेंबर रिंग। तो ये किसमें होते हैं, दीज आर द 9 मेंबर रिंग होती है इनके अंदर, और ये दीज आर द 6 मेंबर रिंग, दीज आर द 6 मेंबर रिंग्स। ठीक है, दिस इज लाइक द दिस वन।
लाइक द बेंजीन की तरह, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग होती है इनके अंदर, किसके अंदर, पिरामिड के अंदर, और इनके अंदर होती है 9 मेंबर रिंग होती है। इस तरह से, ठीक है, दिया था 9 मेंबर रिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारा PO4 नेगेटिव, क्या होता है, PO4 नेगेटिव। तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण डीएनए के ऊपर क्या होगा, हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप, किसके कारण, फॉस्फेट ग्रुप के कारण, ठीक है। तो each chain of the DNA there are one at the 5 carbons there are always phosphate group are present। जिस चेन में क्या होगा, कार्बन 5 होगा तो वहां पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एट द कार्बन 3 एट द हाइड्रोजन ग्रुप 3 जो होता है, ठीक है, उस पे क्या होता है, कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। जो कार्बन 5 होगा उस पे हमेशा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो कार्बन 3 होता है उस पे क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 5 के ऊपर और कार्बन 3 के ऊपर। कार्बन 5 पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन 3 पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट शुगर दिस फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए, दिस फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए। अब जो बॉन्डिंग होगी शुगर के फॉस्फेट के बीच में, वो बॉन्डिंग क्या होती है हमारी, फॉस्फेट बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कौन सा होता है, शुगर के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और दिस फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए, मतलब जो मेन हेलिक्स होता है, मेन स्टैंड होती है डीएनए की, उसको कौन बनाता है, हमारा शुगर और फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं। शुगर एंड फॉस्फेट आर ज्वाइंट बाय अल्टरनेटिंग मेथड। अल्टरनेट मतलब क्या होगा, एक बार फॉस्फेट मिलेगा, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, इस तरह से। तो दीज आर ज्वाइंट 1 by 1 या इन ए अल्टरनेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, ये जुड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, शुगर के बीच में क्या होती है, शुगर के बीच में और जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस कौन सा है हमारे, AGC और T, ठीक है, ये होते हैं। इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या बनता है इनके बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर के बीच में और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अगर देखो शुगर का, जो शुगर होती है हमारी, शुगर का कार्बन फर्स्ट ही क्या होता है, ज्वाइंट करता, मतलब पार्टिसिपेट करता है इन द बॉन्डिंग के अंदर। शुगर का कार्बन फर्स्ट और जो नाइट्रोजन बेस है, अगर आपका प्यूरिन है, क्या है, प्यूरिन क्या है आपको ये पता है, वो एक 9 मेंबर रिंग होती है। कितनी होती है, 9 मेंबर रिंग। तो जो शुगर का कार्बन 1 और जो फॉस्फेट जो क्या हमारा जो बेस पेयर है, क्या है, बेस पेयर। जो बेस पेयर अगर क्या है, बेस पेयर क्या है, प्यूरिन है, तो उसका नाइट्रोजन नंबर 9 आपस में बॉन्डिंग करेंगे। किसके बीच में, कार्बन 1 के बीच में और नाइट्रोजन 9 के बीच में, अगर बेस पेयर क्या है, प्यूरिन है, ठीक है। अगर बेस पेयर क्या है, पायरीमिडिन है, तो शुगर का कार्बन तो रहेगा फर्स्ट, प्लस बेस पेयर क्या है, पायरीमिडिन है। तो इसका जो कार्बन नंबर, इसका नाइट्रोजन क्या होगा, नंबर 1। शुगर का कार्बन नंबर 1 और बेस पेयर का नाइट्रोजन 1 के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और ये इन बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको हमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर बेस आपका प्यूरिन है तो कार्बन का पहला, शुगर का पहला कार्बन, अगर बेस पेयर क्या है आपका, प्यूरिन है, शुगर का कार्बन फर्स्ट और जो बेस पेयर का नाइट्रोजन नंबर 9, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं, पहले और 9 के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर आपका बेस पेयर क्या है, पैरीमिडिन है, ठीक है, C है या T है मान लो,
साइटोसिन या थायमिन है, अगर उनमें से कोई बेस पेयर है, अगर उसके उस बेस पेयर के बीच में अगर शुगर के बीच में बॉन्डिंग होगी तो शुगर का कार्बन फर्स्ट होगा और जो बेस पेयर का नाइट्रोजन क्या होगा, नंबर 1 होगा। दोनों के 1-1 मिलेंगे तो उनके बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जो हमारे क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो नाइट्रोजन बेस के पेयर में क्या होती है, एक मतलब फिक्सिंग होती है एक तरह से। मान लो ए क्या करता है, हमेशा बाइंड विद द टी, ठीक है, ए हमेशा बाइंड कर देगा टी से बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं हम एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हमेशा बॉन्ड करता है किससे, सी से, ये भी क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये क्या होता है, इसमें जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये जो बॉन्डिंग होती है ए और टी के बीच में ये क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बोथ जो स्ट्रैंड होती है डीएनए की, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक स्ट्रैंड क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, अगर मान लिया एक स्ट्रैंड आपकी क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो सेकंड स्ट्रैंड क्या हो जाएगी 5 प्राइम टू क्या हो जाएगी 3 प्राइम हो जाएगी, ठीक है। तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल इन द डायरेक्शन। वो क्या होती है, डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी डीएनए की। अब आपको ये पता है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होती है, अगर आपको वो पता है तो आपका कुछ काम तो बन जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाओ, यहाँ पे कार्बन क्या है, फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड पे क्या होगा, आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी लगा दो आप हाइड्रोजन, और जो फर्स्ट पे क्या होता है ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारा CH2OH, CH2OH2 ग्रुप मिलेगा, CH2OH। तो ये हमारा क्या कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 पे हमेशा क्या मिलता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है, फॉस्फेट। कार्बन नंबर 3 पे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर OH प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या आगे है, बॉन्डिंग है। अगर मान लिया यहाँ पर क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन नंबर क्या है, जो कार्बन नंबर 5 शुगर का, इट इज फ्री, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम। इसलिए इस एंड को अगर किसी सिरे का कार्बन नंबर 5 शुगर का प्रेजेंट है, क्या फ्री है, तो उसमें क्या कोई आगे कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको उस एंड को बोलते हैं 5 प्राइम। अगर शुगर का मान लिया क्या है, आगे ये 3 प्राइम ये बन गया, यहाँ पे आगे कोई बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं 3 प्राइम। जहाँ पे कार्बन नंबर 3 फ्री होगा, आगे बॉन्डिंग नहीं होगी, उस एंड को बोलते हैं 3 प्राइम। जिस एंड पे क्या होता है, कार्बन नंबर 5 होता है, आगे उसमें बॉन्डिंग नहीं होती, उसको बोलते हैं हम 5 प्राइम। क्या बोलते हैं, 5 प्राइम, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारा शुगर है। अब इसकी बॉन्डिंग होगी फॉस्फेट से। किससे बॉन्डिंग होगी, फॉस्फेट ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में मैंने आपको अभी बताया था कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ इसको, ये फॉस्फेट होगा। अब फॉस्फेट ग्रुप आपको ये पता है, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा कहाँ पे होता है, कार्बन 5 के ऊपर। यहाँ पे कार्बन 5 बना लो आप, CH2 लिख दिया और OH भी अभी लिख लो, पहले समझने के लिए OH लिख लो अभी। यहाँ पे आपने बढ़ा दिया, ये स्ट्रक्चर ऐसे का था H, यहाँ पे देखो O है, यहाँ पे क्या आपका H और OH, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। अब इस शुगर के बीच में और इस शुगर के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। किसकी हेल्प से, फॉस्फेट ग्रुप की हेल्प से। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या 3 प्राइम है, यहाँ कार्बन नंबर 3 ना, इस पे क्या हमेशा क्या होता है, OH ग्रुप होता है। ये कार्बन नंबर क्या 5 है, इस पे हमेशा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होते हैं, इस शुगर का कार्बन 3 के बीच में और इस शुगर का कार्बन 5 के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, यहाँ पे इनके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और बनता है बाई कंडेंसेशन प्रोसेस। प्रोसेस कौन सी होगी, वो कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सी होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा।
कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल जो H2O का या पानी का जो क्या होगा रिलीज होता है कंडेंसेशन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखो जो वाटर है वो कहां से रिलीज होगा, अब देखो OH तो यहां से चला जाएगा और H चला गया आपका यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो H प्लस OH क्या बन जाएगा, H 2H हो गया और H2O, इससे क्या हो जाएगा H2O आपका बाहर निकल जाएगा। और इसके बीच में क्या होगी, जो बॉन्डिंग होगी वो हमारी कौन सी बॉन्डिंग होगी, फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, अब मैं इस H को रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया, इस OH को यहां से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये बन गया आपका फॉस्फेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, ये फॉस्फेट बॉन्ड आपका ये बन गया, ठीक है। और यहां से क्या कर दोगे आप, बाहर कर दोगे, H2O को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप किसके बीच में बनता है, कार्बन 3 ऑफ द सुगर 1 एंड द कार्बन 5 ऑफ द सुगर अनदर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सुगर 1 एंड द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द सुगर 1 और अनदर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब ऐसे भी आगे भी क्या होगा, सेम ऐसे ही क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बीच में क्या हो जाएगा, अब इसको यहां से हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे फॉस्फेट और यहां पे क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, हो गया, एक स्टैंड होगी हमारी कंप्लीट। अब मैंने आपको ये बोला था शुगर का कार्बन फर्स्ट है, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन फर्स्ट, शुगर का कार्बन फर्स्ट। अगर आपका बेस क्या है, प्यूरिन है, तो नाइट्रोजन उसका क्या होगा, 9 जुड़ेगा उससे, नाइट्रोजन कौन सा होगा, 9। अगर बेस आपका क्या है, पायरिमिडिन है, तो शुगर का कार्बन फर्स्ट और उसका नाइट्रोजन नंबर 1 के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अब मान लिया यहाँ पे हमारे पे क्या है, कोई भी क्या है, ए है, ए क्या है हमारे पास, प्यूरिन है, तो इसका नाइट्रोजन नंबर 1 के बीच में और कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। और ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हमारा एडेनिन, ये क्या है, एडेनिन। एडेनिन के बीच में और जो कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड बनता है, क्या बनता हमारा, ये 1 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के बीच में, इसके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या, ये यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये जो बॉन्डिंग होती है हमारी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब दोबारा फिर क्या हुआ, शुगर नाइट्रोजन बेस, यहां पे क्या हुआ, बॉन्डिंग होती है, ए एडेनिन है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, थायमिन मिलेगा। क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा, ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है। अब थायमिन होगा, अब थायमिन से आगे फिर क्या मिलेगा आपको, दोबारा से फिर मिलेगी शुगर मिलेगी, ठीक है, दोबारा क्या मिलेगी, शुगर, ठीक है। अब आप ये देखो, आपके पास ये एंड कौन सा, 5 प्राइम, अब वो एंड कौन सा बनेगा आपका, 3 प्राइम बनेगा। अब बॉन्डिंग इसके बीच में होती है कार्बन 1 के बीच में और नाइट्रोजन बेस के बीच में। अब आपका ये जो नाइट्रोजन बेस है, यहां पर क्या आना चाहिए, कार्बन नंबर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कार्बन नंबर 1। कौन सा आएगा, कार्बन नंबर 1 आएगा यहां पे, ठीक है। कार्बन नंबर 1 यहां पे आ गया, 2 और 3 आएगा यहां पे, क्योंकि ये एंड क्या है, 5 प्राइम है, तो ये क्या बनना चाहिए आपका, 3 प्राइम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 3 प्राइम। ये आपका क्या है, 5 प्राइम। समझ गए ना। अब ये शुगर की जो यहां पर जो स्ट्रक्चर है, उसका आप क्या करोगे, वहां पे उल्टा बनाओगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी, जो कार्बन नंबर 1 है वो हमेशा नाइट्रोजन बेस की तरफ ही रहना चाहिए। ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहां पे लग जाएगा आपका CH2OH। अब ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पे हमेशा क्या लगता है, फॉस्फेट ग्रुप लगता है, आपको पता है। अब फॉस्फेट ग्रुप का क्या होगा, अगर किसी शुगर का, एक शुगर का जो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में और दूसरी शुगर क्या होगा, यहाँ पे उल्टा लगेगा ना, शुगर उल्टी होगी ना यहाँ पे इस तरह से, और इस शुगर का जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसके बीच में बॉन्डिंग होगी। वो बॉन्डिंग कौन सी होती है हमारी, यही फॉस्फेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बनता है ये, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बाय द, ये प्रोसेस आप क्या होगी, दोबारा से रिपीट करनी है एक तरह से, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे, उल्टा बना दोगे। अब मान लिया आपके पास क्या है, बेस पेयर क्या है, पायरिमिडिन है, तो यहां बॉन्डिंग होगी जी और सी के बीच में, ठीक है। यहां पर कार्बन क्या होगा, फर्स्ट के बीच में। अब यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
अब ये जो बॉन्ड होते हैं, जो दो नाइट्रोजन बेस के बीच में साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब ये स्टैंड आपके 3 प्राइम है, तो ये आपके क्या होगा, यहां पर क्या एंड होगा? 5 प्राइम। एक स्टैंड क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरी क्या है? 3 प्राइम टू क्या है? 5 प्राइम। दिस वन इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दिस वन इज द 3 प्राइम टू द 5 प्राइम। 3 प्राइम टू द 5 प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होगा? 3 प्राइम का मतलब क्या होगा? जिस शुगर का क्या होगा न, जो कार्बन नंबर 3 क्या होता है, जिस पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा वो क्या होगा? फ्री होगा, आगे बॉन्डिंग नहीं होगी, उस एंड को हम क्या बोलते हैं? 3 प्राइम बोलते हैं। और जिस कार्बन के लास्ट एंड पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन 5 क्या होता है? उसका फ्री होता है एक तरह से, और आगे उसमें बॉन्डिंग नहीं होती, तो उस सेरे को हम क्या बोलते हैं? 5 प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 प्राइम। बोथ स्टैंड दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था शुगर के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप में अगर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? हमारा फॉस्फोडाइस्टर होगा। अगर शुगर के बीच में और नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, शुगर के बीच में और जो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो कौन सा होता है? हमारा ग्लाइकोसिडिक होता है। अगर हमारे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी होती है? तो उसको बॉन्डिंग हम बोलते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये था केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। आपको मेन चीज ये ध्यान में रखनी, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो याद रखो आप। ठीक है। शुगर की जो, फिर उससे आपको क्या होगा? आसानी होगा। 3 प्राइम, जो 3 प्राइम पे हमेशा क्या मिलेगा आपको? OH ग्रुप मिलेगा। जो 5 प्राइम है उस पर आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप आपको उसके ऊपर प्रेजेंट आपको हमेशा मिलेगा। तो इससे आपको फिर क्या कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है। इस लेक्चर को बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छी तरह से समझना। अगर एक बार समझ में ना आए दूसरी बार फिर देखना। ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट मी, आई सोल्व योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम को मतलब सोल्व करूंगा उसको। ठीक है। नो प्रॉब्लम। ध्यान से पढ़ें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और बेटा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें।